स्टूडेंट्स, ड्यू टू कोविड-19 जैसा कि आप लोगों को पता है आपकी क्लासेस रन नहीं हो पाएंगी, तो यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं एज अ सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च एंड एज अ टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाँ, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 3 का आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपने इसके पहले यूनिट सेकेंड में एक टॉपिक पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत रिमाइंड हो, नहीं हो तो रिमाइंड कर दीजिएगा एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एलटीपी है in which goods are transported from a set of sources to a set of destinations, subject to the supply and demand of sources and destinations respectively, such that the total cost of transportation is minimized। मतलब क्या हुआ इसका कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कोई अलग टॉपिक या अलग चैप्टर नहीं है, एक्चुअली ये लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक फॉर्म है। मतलब यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपने इसके पहले यूनिट सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की। मतलब जब गुड्स को एक सेट ऑफ सोर्सेज से एक सेट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको यहाँ मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है बाय यूजिंग द टेक्निक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कितने तरीके की होती है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, that is balanced transportation problem है unbalanced transportation problem। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। मतलब क्या है, सेट ऑफ सोर्सेज से मुझे सामान सेट ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुँचाना था, तो जो सेट ऑफ सोर्सेज से सामान हम भेज रहे थे दैट मीन सप्लाई कर रहे थे, तो हमें सेट ऑफ डेस्टिनेशन से जो सामान होता है दैट वाज डिमांड को फुलफिल कर रहे थे। तो हमें देखना होता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो उस क्वेश्चन को हम कहते हैं द क्वेश्चन इज हैविंग बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और अगर किसी क्वेश्चन में डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होती तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे कि अब हम इसे अगर फ्लो चार्ट के थ्रू देखें तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया है कि देयर इज अ सेट ऑफ ओरिजिन एंड सेट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब सेट ऑफ सोर्सेज एंड सेट ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ पर तीन सेट ऑफ सोर्सेज हैं A, B एंड C, एंड नेक्स्ट सेट ऑफ डेस्टिनेशन इज X, Y एंड Z। मतलब क्या है, हम A सोर्स से गुड्स को X, Y एंड Z तीन डेस्टिनेशन से भेज सकते हैं। उसी तरीके से B सोर्स से भी हम X, Y, Z तीनों में किसी भी डेस्टिनेशन पे सामान सेंड कर सकते हैं गुड्स को। नेक्स्ट इज थर्ड, इसी सोर्स से भी हम गुड्स को X, Y और Z किसी भी डेस्टिनेशन पे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, हमें गुड्स सेंड करने हैं, लेकिन हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। अच्छा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम कैसे आएगी, उसके लिए हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मेथड का यूज़ करते हैं या एक मैथमेटिकल टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे हम इस प्रॉब्लम में मिनिमम कॉस्ट अटेन करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके प्रॉब्लम के फॉर्मेट पे। तो ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें बेसिकली जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन होगा सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और आइदर यू कैन नोटिस कि आपको क्वेश्चन में अगर एक फ्लो चार्ट दिया गया जहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन कॉस्ट दी गई है एंड डिमांड एंड सप्लाई गिवन है, और वहाँ पे वो मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। जैसे आपको पता है, आपने देखा होगा अपने सिलेबस में, तो आपके सिलेबस में यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं। एक है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और दूसरा आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम। दोनों क्वेश्चन काफ़ी कुछ सिमिलर लगते हैं, मतलब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है या असाइनमेंट प्रॉब्लम का है। तो सबसे इजी मेथड जो उसको पहचानने का वो यही है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको डिमांड और सप्लाई भी गिवन रहेगी विद द फ्लो चार्ट, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको डिमांड और सप्लाई मेंशन नहीं रहेगी, और सिर्फ आपको सिर्फ एक फ्लो चार्ट दिया होगा या एक फॉर्मेट दिया होगा, मैट्रिक्स फॉर्मेट। ओके स्टूडेंट, हाँ। अब इसके बाद हम आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 3 मेथड्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, जिसको हम NWCM मेथड या NWCR मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड इज लीस्ट कॉस्ट मेथड, दैट इज LCM, एंड लास्ट वन इज द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम RAM मेथड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अच्छा, आप ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है बैम मेथड, वो अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड जो आपके नॉर्मल आंसर क्वेश्चन में कवर किया जाता है। और जो आपका यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड है, इसमें ज़्यादातर आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं उसमें कवर किया गया है। तो आप जब क्वेश्चन में अभी आपको उसको सिर्फ उसका थ्योरी क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, उसकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके आपको बता दूँगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोसीजर। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोसीजर मतलब अगर आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें ये बेसिक स्टेप्स हैं। पहला है स्टेप बैलेंस टेबल डिमांड एंड सप्लाई। मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम होगा ये चेक करना होगा कि जो डिमांड और सप्लाई दी है उसका टोटल करके चेक करिएगा। अगर दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है इसका मतलब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डिमांड और सप्लाई का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। मतलब आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे, उसके पहले आपका काम होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाना। जब तक आप उसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तब तक आप कोई फर्दर स्टेप यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर कोई भी फर्दर स्टेप लेकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टू बैलेंस द टेबल बाय इक्वेटिंग डिमांड एंड सप्लाई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो आप जाएंगे वो है फाइंड इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया क्या कि इनिशियल मेथड ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वही आपके यहाँ पे वो स्टेप्स हैं। क्या है मेथड्स? पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, जिसको भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड नेक्स्ट इज बैम मेथड, जिसको हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो क्या है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मतलब क्या है, हम तीनों मेथड मतलब जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा हम उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम उसका ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के दो मेथड्स हैं, पहला है स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड सेकेंड इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इम्प्रूविंग करंट सोल्यूशन टूवर्ड अ बेटर सोल्यूशन। अगर आपने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट किया और आपका ऑप्टिमैलिटी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपने जो मेथड ऊपर जो तीन मेथड में से केवल एक मेथड यूज किया था उसमें अगर आपने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट किया और आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज कंप्लीट है। और अगर आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है इसका मतलब योर क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट। तो आपको फिर से वही स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे अगर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब दैट इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अवेलेबल या पॉसिबल। और अगर आपका ऑप्टिमैलिटी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम नहीं। तो आपको फिर से वही स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे उसमें चेंजेस करके, और आप जब तक आपका फाइनली ऑप्टिमैलिटी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी को हमने इसको सिंपल लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सबसे पहला है एलोकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब आपको जो सेट ऑफ सोर्सेज और सेट ऑफ डेस्टिनेशन पे जो डिमांड और सप्लाई दी गई थी, सबसे पहला काम होगा कि हम उन्हें डिफरेंट उस कॉस्ट पे एलोकेट करेंगे। एलोकेट करने के बाद हम फाइंड इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। फाइंड इनिशियल बेसिक वही तीन मेथड जो भी आपको हमने बताए। उसके बाद आप ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट सेटिस्फाई करने के बाद if your answer is positive then your question is complete। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि वो स्टेप्स होते हैं जैसे फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं। कैसे चेक किया, हमने क्या देखा, यहाँ पर सोर्सेज है, डेस्टिनेशन है, डिमांड यहाँ पर दी है, सप्लाई इधर दी गई है। अब हम क्या करेंगे, डिमांड का टोटल करेंगे और सप्लाई का टोटल करेंगे। अगर दोनों इक्वल है देन देयर इज नो इशू। आपको पहले से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस दी है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। और अगर आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो आप डमी कॉलम या डमी रो क्रिएट करेंगे और आप पहले दोनों डिमांड और सप्लाई को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ सॉल्विंग में। सबसे पहला मेथड हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। देखा जाए तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन निकालने का। इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, पहला स्टेप है सेलेक्ट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ऑफ द फॉर अ शिपमेंट। मतलब क्या है, आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर एक डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है,
फिर आप क्या देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉलम कौन सा है, आपका जो ऊपर वाला कॉलम होगा वो नॉर्थ वेस्ट, मतलब क्या है, आपको जो एलोकेशन करना है वो नॉर्थ वेस्ट सेल में करना है, कॉर्नर शेल ऑफ फॉर मतलब अपर लेफ्ट हैंड पे जो कॉर्नर में जो शेल है वहां पे आप एलोकेशन करेंगे सबसे पहले। कैसे, अब आपने देख लिया सबसे ऊपर वाले कॉलम में आपको करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है आपका एलोकेट एज मेनी एज पॉसिबल इक्वल टू बिटवीन अवेलेबल सप्लाई एंड डिमांड रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है, अभी हम इसे थ्योरेटिकली बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाएंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अभी हम शॉर्ट में सिर्फ आपको इसकी थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, और उसके बाद हम इसको पूरा फिर से समझाएंगे और फिर से उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जब तक आप इसका न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं सॉल्व करेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड फॉर मी टू एक्सप्लेन। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और वहां पर हमें शिपमेंट करना है, मतलब एलोकेशन करना है। एलोकेशन करते वक्त हमें क्या देखना है, हम एक पर्टिकुलर, जैसे हम अगर फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो वहां पे देखेंगे तो क्या दिया था आपको, फ्लो चार्ट दिया था, फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, हाँ ये है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो जो आपका ये वाला कॉलम है जहाँ पर C11X11 लिखा है, ये आपका सबसे ऊपर वाला सेल है। मतलब क्या है, आपको देखना है यहाँ पर B1 पे कितनी डिमांड है, रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, और A1 पे कितनी सप्लाई है। अब आपको A1 की सप्लाई को X11 पे एलोकेट करना है, ठीक है। X11 पे कैसे एलोकेट करना है, हमें देखना है यहाँ पर कितनी डिमांड है, जितनी डिमांड है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पर सप्लाई है 20 यूनिट्स की और डिमांड है मेरी यहाँ 10 यूनिट्स की, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम कितना एलोकेशन कर सकते हैं, 10। और अगर यहाँ पर हमारी डिमांड अवेलेबिलिटी सप्लाई होती है 15 यूनिट की और डिमांड होती है 20 यूनिट की, तो कितना एलोकेशन करते हैं, 15। मतलब इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो एलोकेशन यहाँ पे किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडजस्ट द डिमांड एंड सप्लाई इन रिस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम्स एलोकेशन। मतलब क्या है, जब हमने डिमांड और सप्लाई को एलोकेट कर दिया तो जिस पॉइंट पे, जैसे पहले रो की हमने डिमांड को एलोकेट किया, सप्लाई को एलोकेट किया और पहले कॉलम की डिमांड को एलोकेट किया, तो अब जब हम एलोकेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो एलोकेशन हो गया, मतलब जैसे हमने 10 यूनिट्स एलोकेट कर दिया तो इसका मतलब अब 10 यूनिट्स की डिमांड खत्म हो गई, तो वो हमें उससे रिड्यूस करनी पड़ेगी, और रिड्यूस करने के बाद हम देखेंगे कि अब कितनी डिमांड और सप्लाई बची है। उसके बाद फिर से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट रो जैसे मान लीजिए एलिमिनेट हो गई, वहाँ की डिमांड मीट आउट हो गई है, अब अगर फर्स्ट रो की हमारी डिमांड मीट आउट हो चुकी है तो हम उस रो को एलिमिनेट कर देंगे, या फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो जिसकी भी डिमांड या सप्लाई मीट आउट हो जाती है या जीरो हो जाती है तो उसको हम कट कर देंगे या हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, और उसके बाद फिर से हम उसी प्रोसीजर में पहुंच जाएंगे और फिर से हमें वही डिमांड एंड सप्लाई का एलोकेशन एज सेलेक्ट फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉलम, देन फॉर द शिपमेंट एलोकेट डिमांड एंड सप्लाई, और ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने इसी को लिख के बताया कि अगर डिमांड फॉर द फर्स्ट कॉलम इज सेटिस्फाइड देन मूव हॉरिजॉन्टली टू द नेक्स्ट सेल इन द सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। Go to step 3. If for any cell supply is equal to demand, then next allocation can be made in cell either in next row or column. मतलब सबसे पहला हम एलोकेशन कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट कॉलम पे, हमने वो रो और कॉलम में एलोकेशन किया, वो रो या कॉलम एलिमिनेट हो गई, तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो भी कॉलम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचेगा फिर उस पर एलोकेशन करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम एलोकेशन करने के बाद देखेंगे जो रो या कॉलम एलिमिनेट हो रहा होगा उसको हटाएंगे, फिर उसके बाद फिर से हम वही स्टेप एलोकेट करेंगे, फिर से स्टेप रिपीट करेंगे, फिर से वैसे एलोकेशन करेंगे, और ये हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों जीरो नहीं हो जाती है। ठीक है, जब दोनों जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब यू हैव एलोकेटेड all the all the demand and supply with the minimum transportation cost available by using north-west corner method.
ओके स्टूडेंट्स। हाँ, इसके बाद का स्टेप हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। हमने 3 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दैट वाज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड। हम दूसरा मेथड जो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या होता है? लीस्ट कॉस्ट मेथड जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना होगा, हमें लीस्ट को सबसे कम कॉस्ट पर हम देख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट द सेल हैविंग लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट इन द एंटायर टेबल and allocate the minimum of supply or demand values in that cell। इसका मतलब क्या हुआ, हम देखेंगे कि किसी भी जो सेल है पूरे चार्ट में या पूरे मैट्रिक्स में कौन सी ऐसा सेल है जिसकी सबसे कम कॉस्ट है, जो क्वेश्चन में अंदर वैल्यूज दी हैं जो चार्ट में या उस मैट्रिक्स में, वो उसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जिस कॉलम में या जिस भी एलिमेंट के मतलब जिस भी हम ब्लॉक में देख रहे हैं सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है, वहां पर हम एलोकेट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, वहां पे एलोकेट करेंगे। और फिर जब हमने एलोकेशन कर लिया तो जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या किया था, जब हमने कोई भी वैल्यू जैसे हमने मान लीजिए लिखा कि सबसे लोवेस्ट कॉस्ट आ रही थी किसी एक कॉलम पे, अब हम यहाँ पे जाते हैं फर्स्ट चार्ट पे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। हाँ, यहाँ आइए, देखिए इसमें जैसे यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे कई x1, x1, ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व दी गई है। ठीक है, अब ये कॉस्ट इन्वॉल्व है, हम देखेंगे किसकी कॉस्ट मिनिमम है। जो मिनिमम कॉस्ट होगी उस पर हम एलोकेशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे मिनिमम कॉस्ट है x1 x22 पे, तो अब x22 पे सबसे मिनिमम कॉस्ट है, इसका मतलब क्या है, हमारा एलोकेशन हो जाएगा x22 पे। जब हम x22 पे एलोकेशन करेंगे तो क्या चेक करेंगे कि B2 पर कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब B2 क्या रिक्वायरमेंट दी गई है और यहाँ पर A2 पर कितनी सप्लाई है। जैसे मान लीजिए A2 पे सप्लाई है 40 यूनिट्स की और B2 पे डिमांड है 20 यूनिट्स की, हम यहाँ कितना एलोकेशन कर देंगे, 20 यूनिट्स का। जब हम 20 यूनिट्स का एलोकेशन करेंगे तो जो एलोकेशन वाली वैल्यू होती है उसको ही हम यहाँ पर उसमें ब्लॉक में देखिए साइड में लिखा हुआ है C22, यहाँ पर हम वो एलोकेशन लिखते हैं, दैट इज 20। ठीक है, ये एलोकेशन लिख देंगे तो उसके बाद ये यहाँ पे देखेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट B2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, मतलब दिस कॉलम विल बी एलिमिनेटेड एंड सेकेंड रो की जो सप्लाई है उसको 20 से रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो बचेगी फिर एलोकेशन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? हाँ, अब अगर हम जाते हैं उस टॉपिक पे वापस तो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है यहाँ पर क्या लिखा था, सबसे पहले हमने एलोकेशन किया, फिर देन एलिमिनेट द रो और कॉलम, जो भी हमने आपको बताया उसमें, इन विच सप्लाई और डिमांड इज एग्जॉस्टेड इफ बोथ द सप्लाई एंड डिमांड, अगर दोनों ही डिमांड और सप्लाई इक्वल थी तो दोनों ही रो या कॉलम में एग्जॉस्टेड एलिमिनेट होंगे। अगर एक वैल्यू ज्यादा थी डिमांड या सप्लाई की तो जिस भी रो या कॉलम की वैल्यू खत्म हो जाएगी या उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। और इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी सारी डिमांड और सप्लाई को मीट आउट नहीं कर जाते। मतलब क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड जैसे मैं नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पूरे मैट्रिक्स में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट पे एलोकेशंस करने हैं एज मच एज पॉसिबल। इस मेथड का नाम क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, इसको बेटा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है मैम मेथड। ठीक है, अभी हम फिर वही बात आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरी पोर्शन आपके सिर्फ एज अ डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ शॉर्ट में समरी के तरीके से बता दे रहे हैं। उसके बाद हम जब इसके नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे तो जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ाएंगे तो उसके बाद उसके हम कम से कम आपको 2 से 4 एनालिसिस दे देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लीस्ट मेथड, फिर वैम मेथड। वैम मेथड को ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैम मेथड ही इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, वैम मेथड में पहला स्टेप क्या है, फॉर ईच कॉलम एंड रो determine its penalty cost by subtracting 2 of their consecutive least cost। इसका क्या मतलब है, हम हर कॉलम और रो में देखेंगे जो कंसेक्यूटिव लीस्ट कॉस्ट, मतलब जो आपको कॉस्ट दी गई थी उनमें जैसे कॉस्ट है
2 4 6 8 या 2 4 5 6, तो हम क्या देखेंगे, सबसे लोएस्ट कॉस्ट क्या है 2, उसके नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट क्या है 4, तो 2 और 4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2। मतलब क्या है, जो लीस्ट एलिमेंट था उसके जो सेकेंड लीस्ट एलिमेंट था उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम पेनाल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनाल्टी कॉस्ट। हम हर कॉलम या रो के सामने उसकी उस रो की लोएस्ट कॉस्ट और सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट का डिफरेंस निकाल के उसको एज अ पेनाल्टी लिख देते हैं। ठीक है, ये काम हमें पूरे चार्ट में करना है, सारे कॉलम्स और रोज की रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम रो और कॉलम पेनाल्टी हम दे देंगे, वहाँ पे एलोकेट कर देंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सेलेक्ट रो और कॉलम दैट इज हाईएस्ट पेनाल्टी कॉस्ट इन स्टेप 1। मतलब हमने जो कॉलम पेनाल्टी या रो पेनाल्टी निकाली है उसमें हम देखेंगे किसकी पेनाल्टी कॉस्ट हाईएस्ट, आइदर इट इज रो और कॉलम डजंट मैटर, हमें देखना है किसकी पेनाल्टी कॉस्ट हाईएस्ट है। अगर टाई हो जाता है, अगर जिसकी हाईएस्ट है तो हम उसी पे एलोकेशन करेंगे, अगर टाई हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जो रो या कॉलम जिसमें मिनिमम कॉस्ट सेल होगा, मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो में भी 2 आई पेनाल्टी और सेकेंड कॉलम में भी आई 2 पेनाल्टी। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम दोनों में देखेंगे कौन सा रो या कॉलम है जिसकी पहले रो देखा उसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है, फिर हमने कॉलम देखा उसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है, जिस पे मिनिमम कॉस्ट सेल एलोकेटेड होगा हम उस पर एलोकेशन करेंगे सबसे पहला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा असाइन एज मच एज एलोकेशन टू द सेलेक्टेड रो और कॉलम दैट हैज लीस्ट कॉस्ट। अभी हमने आपसे क्या बताया, हमें सबसे पहला काम था पेनाल्टी कैलकुलेट करनी थी। पेनाल्टी कैलकुलेट करने के बाद हमें देखना था कि एलोकेशन करना, जिस जो पेनाल्टी मैक्सिमम थी हमें उस पर एलोकेशन करना था। और अगर दो की पेनाल्टी कॉस्ट इक्वल आ रही है तो उस केस में टाई हो जाता है, तब हम मिनिमम कॉस्ट सेल पे जाएंगे। अदरवाइज जिसमें मैक्सिमम पेनाल्टी होगी हम उस लाइन में उस रो या कॉलम में एलोकेशन करेंगे। ओके, एलोकेशन कैसे करेंगे, assign as much as allocation to the selected row or column। मतलब उस रो या कॉलम की जो लीस्ट कॉस्ट होगी उस पर हमें जितना ज़्यादा हम एलोकेशन कर सकते हैं, बाय कंसीडरिंग डिमांड एंड सप्लाई हम उस पर एलोकेशन करेंगे। फिर अगर उसमें टाई हो जाता है तो जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन हो सकते हैं वहाँ पर हम एलोकेशन करेंगे। फिर एलोकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सिमिलर रहेगा, जस्ट लाइक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड। क्या स्टेप रहेगा, एलिमिनेट दो सेल्स दैट कैन नॉट बी फर्दर एलोकेटेड। मतलब जिस रो या कॉलम की डिमांड या सप्लाई 0 हो जाती है, इसका मतलब अब हम उस पर एलोकेशन नहीं कर सकते। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना है कि हम उस रो या कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब नेक्स्ट फर्दर एलोकेशन प्रोसेस में उस रो या कॉलम को हमें कंसिडर नहीं करना है। फिर उसके बाद एलोकेशन करने एलिमिनेट करने के बाद फिर वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे एज अबव, जो वही सिंपल स्टेप, फिर से हम कॉलम पेनाल्टी और रो पेनाल्टी एलोकेट करेंगे। फिर उसके बाद मैक्सिमम पेनाल्टी पे कॉस्ट एलोकेशन किया जाएगा, एलोकेशन करेंगे डिमांड और सप्लाई का एलोकेशन, फिर उसी तरीके से मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल विद द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, और फिर एलिमिनेट करेंगे। एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड अंटिल डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स 0। ओके स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमने आपका तीनों इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन डिस्कस कर दिए हैं। इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपका जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन था आपका बेसिक वाला वो हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब उसको कवर करने के बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें ऐसा नहीं कि हम इसका नेक्स्ट सीधे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट पे आ जाएंगे, पहले हम इन तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम उसके ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को सॉल्व कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, hope you all are well in your house and you are just studying and preparing for your exams. Okay, please study it and consider it बेटा, और पढ़िए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो we will discuss in next class. Okay, for that now, up till then, goodbye everyone.